आदरणीय वक्ता प्रोफेसर आरपी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आज के कार्यक्रम की हम संक्षिप्त रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद आदरणीय सर को इनवाइट करेंगे। हमारे जीवन में अनेक अनेक समस्याएं हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो भौतिक रूप से दिखाई देती हैं। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए वो दिखता है, उसके लक्षण दिखते हैं, लेकिन मानव जीवन में उसके मनोजगत का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। इस चराचर जगत में जो कुछ भी फैला है वो हमारे मस्तिष्क की छाया मात्र है, ऐसा मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उसमें मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और खास करके जब ग्रोविंग एज होती है, जो टीनेज होती है, जो बालिकाओं का कॉलेज गोइंग पीरियड होता है या बालकों का कॉलेज गोइंग पीरियड होता है, उसमें मनोविज्ञान की अनेक अनेक मनोवृत्तियां आती हैं जिनका समाधान होना नितांत आवश्यक है। हमारे प्रॉपर समाज में अभी इस तरह की कोई व्यवस्था सीधे नहीं मिलती, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा सुखद अवसर है कि इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए, दिशा निर्देश करने के लिए आज के आदरणीय वक्ता, हम सबके श्रद्धेय प्रोफेसर आरपी सिंह जी बनारस से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से। श्रीमन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार करके ऑनलाइन मंच से उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आपके बड़े ही कृतज्ञ हैं। और सभी प्रतिभागियों की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से, बालिकाओं की तरफ से, सभी अभिभावकों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दो और वक्ता हमारे साथ आज जुड़ेंगे, थोड़ा विलंब से जुड़ेंगे। डॉक्टर विनीता त्रिपाठी जी बिहार से जुड़ेंगी, वो क्लिनिकल चिकित्सक है मनोविज्ञान के। और डॉक्टर वंदना सिंह जुड़ेंगी लखनऊ से। इन दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बिना किसी विलंब के सीधे आप सबका निवेदन और अपना निवेदन आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर आरपी सिंह साहब की सेवा में प्रेषित करता हूं। श्रीमन आपका बहुत बहुत साधुवाद। पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए एक अत्यंत व्यस्त समय में आपने एक समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम निवेदन करते हैं कि श्रीमन अपने वक्तव्य से हम सबको अभिभूत करें। प्रोफेसर आरपी सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, हम संत तुलसीदास पीजी कॉलेज के समस्त अध्यापकगण, छात्र एवं छात्राएं एवं अभिभावक बंधुओं, आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण में या महिलाओं की सुरक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका, मनोवैज्ञानिकों की भूमिका, हम इस पर कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण या महिला सुरक्षा में मनोविज्ञान की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि हमारा जैसा मनोवृत्ति बनता है उसी आधार पर हम व्यवहार करते हैं। तो एटीट्यूड का विशेष महत्व होता है। यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हम अच्छा कार्य करते हैं, यदि निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो हम गंदा कार्य करते हैं। तो हमेशा लोगों को या छात्र छात्राओं को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक सकारात्मक सोच रखना चाहिए। यदि सकारात्मक सोच हम रखते हैं तो निश्चित है कि हमारा व्यवहार अच्छा होगा, समाज के लिए प्रशंसनीय होगा और अपने लिए भी हितकर होगा। यदि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो हमारा परसेप्शन भी अच्छा रहता है। तो प्रत्यक्षीकरण का भी विशेष महत्व है। मनोविज्ञान में हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आपका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। आप किसी का परसेप्शन कर रहे हैं
तो पॉजिटिव ढंग से कीजिए। और परसेप्शन के आधार पर कुछ निगेटिव पर्सन भी ऐसे होते हैं कि जिसका परसेप्शन करने से कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका मूल्यांकन हम कर लेते। तो छात्र छात्राओं को या अभिछात्राओं को ये भी चाहिए कि हम अगले का परसेप्शन करें, क्योंकि समाज में आजकल बहुत सारे ऐसे गंदी सोच वाले, गंदे व्यवहार वाले, गंदी प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं जो ऊपर से तो बहुत अच्छा होते, बहुत अच्छा व्यवहार उसका परसेप्शन कीजिए। यहाँ तक कि फोटो वगैरह देख करके दिखा करके हम लोग लोगों के विचार लेते हैं कि आप देखिए इस फोटो से यह व्यक्ति मेल या फीमेल कैसा लग रहा है। तो फोटो से हम फोटो का परसेप्शन करते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये सज्जन लग रहा है, हाँ यह दुर्जन लग रहा है। तो छात्राओं को अगले का परसेप्शन भी करना चाहिए। परसेप्शन करने से निश्चित है कि उसकी गतिविधियों का पता चल जाता है। साथ ही साथ एक मोटिवेशन भी, जब तक देखिए मोटिव्स नहीं रहेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं करते। जब हमारे अंतर्गत प्रेरक शक्तियां मोटिवेशन रहता है तभी हम कोई कार्य करते हैं। तो एक व्यक्ति को मोटिवेटेड होना चाहिए, व्यक्ति के अंतर्गत क्यूरियासिटी भी होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि कौन से अच्छे कार्य हैं कौन से बुरे कार्य हैं। आप जब जिज्ञासा नहीं रहती है तब हम किसी विषय को जानने का प्रयास नहीं करते। साथ ही साथ एक आपकी लर्निंग, हम लोग लर्निंग भी, हमारे व्यवहार में जो कुछ भी अस्थायी सुधार होता है उसे हम शिक्षण कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो आपको लर्निंग भी करना चाहिए, सीखना चाहिए, किताबों से सीखना चाहिए, मीडिया के माध्यम से सीखना चाहिए और भी अपने मित्रों के माध्यम से सीखना चाहिए, समाज में बड़े बुजुर्गों से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। यदि हम बहुत कुछ भाई वैचारिकी वगैरह मोबाइल पर भी व्हाट्सएप पे आता है तो उसको भी पढ़ने से बहुत सारे ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं जो हमको अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते। तो इस आधार पर हमको लर्निंग स्वाध्याय भी करना चाहिए। ये सब मनोविज्ञान का पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है। यदि हम लर्निंग नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, किसी से कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तब हम जहां पर हैं वहीं रह जाते हैं। तो छोटे बच्चों को भी हम आप लर्निंग कराते हैं और शिक्षण ऐसा है जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कुछ उनको जिंदगी में सीखते रहते हैं। तो छात्राओं को लर्निंग भी करना चाहिए। साथ ही साथ एक स्लोगन है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। यदि हमारे पास धन है, कोई चोरी कर ले जाता है, किसी ढंग से गायब हो जाता है, जाता है। यदि हम स्वस्थ हैं, बीमार हो गए, किसी कारण बस हम दुर्बल हो गए, तो निश्चित है कि हम ट्रीटमेंट करा करके पौष्टिक भोजन करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन यदि चरित्र और व्यक्तित्व और चरित्र व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है, नैतिकता व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है, तब उसके पास कुछ भी नहीं है, वह पशु के समान। तो चरित्र व्यक्ति का एक सफेद चादर के धवल चादर के समान है।
होता है। जैसे एक सफेद चादर में कोई दाग लग जाता है तो छूटता नहीं। कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जो कितना भी हम प्रयास करें लेकिन व्हाइट क्लॉथ में वो नहीं छूटता है। उसी तरह चरित्र एक सफेद चादर के समान है। यदि हम चरित्र को सजोए रखते हैं, बचाए रखते हैं, अच्छा चरित्र का डेवलप अपने अंतर्गत करते हैं, तो निश्चित है कि हमारा व्यक्तित्व हमेशा चमकता रहता है और समाज में हम सीना तान करके बोल सकते हैं। लेकिन जिसमें चरित्र नहीं है उसका सर झुका रहता है। तो हम समस्त छात्र छात्राओं से और अध्यापकों से भी यह आग्रह करते हैं कि वो अपने बच्चों में संस्कार और कैरेक्टर डेवलप करने का प्रयास करें और बच्चे स्वयं शिक्षण के माध्यम से, परसेप्शन के माध्यम से, समाज में अवलोकन के माध्यम से अपने चरित्र को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमको आपको अपने जिंदगी में परिश्रम का भी बहुत महत्व है। हमको परिश्रम जब तक हम जीवित हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, हम छात्र जीवन में हैं, जितना हो सके मैक्सिमम हम विद्यालय में जाकर के अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करें। अपने घर पर जाकर के हम 4 घंटे 6 घंटे 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक पढ़ें। कई राइटर की बुक पढ़ करके अपनी नोट बनावें और जब एक बार आप लिखेंगे 10 बार आप बुक से पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपके माइंड में स्टोर नहीं होगा। लेकिन यदि एक बार आप अपनी नोट बना करके स्टडी करते हैं तो 2-3 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में 90% वह मैटर स्टोर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम ही व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित है कि सफलता मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश बना करके परिश्रम करना चाहिए। छात्र और छात्राओं को अपना एक टारगेट बना करके हमको शिक्षक बनना है, प्रोफेसर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बैंक मैनेजर बनना है और भी डिफरेंट जॉब में जाना। आप अपना एक टारगेट बना करके यदि पढ़ते हैं और उसके लिए तमाम जीएस की बुक है, प्रतियोगिता दर्पण है, दृष्टि है, संडे है, बहुत इंडिया टुडे है, बहुत सारी मैगजीन है जिसके आधार पर हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने सब्जेक्ट की हम तैयारी करते हैं। तो यदि आप परिश्रम करते हैं और एक बार सफलता आपको नहीं भी मिलती है तो बाद में हमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि विद्यार्थी जीवन में हमें जितना दमखम था हमने उतना परिश्रम किया, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो हम आपको बताएं कि यदि आप परिश्रम किए हैं तो आज नहीं कल उसका रिजल्ट निश्चित है कि अच्छा मिलेगा। आप मिट्टी भी छू देंगे, स्पर्श कर देंगे तो वह भी सोना हो जाएगा। साथ ही साथ यह विद्यार्थी जीवन जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। एक निश्चित एक मानक है, एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंतर्गत यदि हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित है कि हम अपने टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, हम अच्छी सर्विस में चले जाते हैं, हम जो चाहते हैं सो बन जाते हैं। और यदि आप 30 साल 35 साल 28 साल डिफरेंट एज डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इस पीरियड में यदि आप केयरलेस रहे, इस पीरियड में यदि आप लापरवाही किए, इस पीरियड में यदि आप टाइम को किल किए, टाइम को मजबूती से पकड़े नहीं, परिश्रम किए नहीं, तब जिंदगी में आपको सफलता नहीं मिलेगी और बाद में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा और बाद के पश्चाताप करने से कुछ होने वाला नहीं।
इसलिए विद्यार्थी जीवन में जितना आप परिश्रम कर सकिए उतना परिश्रम कर दीजिए, जिससे कि बाद में आपको पश्चाताप न करना पड़े। साथ ही साथ यदि हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित है कि किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे हमको सफलता मिलेगी। तो परिश्रम का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, वो भी विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जब अर्जुन युद्ध में कौरव की करोड़ों सेना, लाखों सेना, करोड़ों सेना देख करके होपलेस हो गए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अय अर्जुन, आप अपना कर्म करो, फल देने का कार्य मेरा है। तो उसी तरह विद्यार्थियों को अपने जीवन में आप अपना कर्म करके छोड़ दीजिए। फल देने वाले ईश्वर हैं, जो अदृश्य हैं, हमको आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे आपके अच्छे और बुरे कार्यों को देख रहे और उसी आधार पर हमको आपको रिजल्ट देते हैं। तो कर्म में विश्वास करना चाहिए। कर्म हमारे भाग्य को बदल देता है। जो कर्मशील पुरुष होता है वह अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य का विधाता, भाग्य का निर्माता स्वयं हो जाता है। और जो अकर्मण्य है वह अपने भाग्य को और पीछे कर देता है, अपने भाग्य के भाग्य में जो रहता वो भी नहीं मिल पाता है। तो हम छात्र छात्राओं से यही आग्रह करेंगे कि यदि आप आधा पेट भोजन करके, रात में पानी पी पी करके, टहल टहल करके आप पूरी रात परिश्रम करते हैं, तो आधा पेट खा करके पूरी रात पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे तो जिंदगी भर हंसेंगे। और भरपेट भोजन खा करके आप पहले सो जाएंगे तो जिंदगी भर रोएंगे, मतलब जिंदगी भर आप कष्ट झेलेंगे। तो विद्यार्थी जीवन एक तपस्या का जीवन होता है। इसमें आप जितना तपस्या कर सकिए, परिश्रम कर सकिए, उतना ही आपका जीवन प्लस होता जाएगा, उतना ही आपका जीवन भविष्य में सुखमय होगा। और यदि आप आलस्यता का परिचय देंगे, क्लास में नहीं आएंगे, कॉलेज में नहीं आएंगे, तो हम लोग गुरु हैं, हम लोग किसको पढ़ाएंगे? आप कॉलेज में आते हैं तो निश्चित है कुछ गुरु से आपको क्लास में ज्ञान मिलता है, कुछ आपके मित्रों से आप कन्वर्सेशन अपने मित्रों से करते हैं, उनसे भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां भी ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज होता है। कुछ अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं तो उससे भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ आपको अपने परिवार और रिलेशन के बुजुर्गों के बीच में बैठते हैं तो उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मनोविज्ञान में हम लोग देखते हैं, जो किसी का परसेप्शन करते हैं उसके व्यवहार का परसेप्शन करते हैं। जब वो जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर हम लोग उसके मनोविज्ञान को समझ लेते हैं। अगर वह सीधा व्यवहार करता, अच्छा व्यवहार करता है तो समझते हैं कि ये इस व्यक्ति का मनोविज्ञान अच्छा है। यदि वह टेढ़ा मेढ़ा व्यवहार करता है, गंदा व्यवहार करता है, समाज विरोधी व्यवहार करता है, आपराधिक व्यवहार करता है, तब हम उसे समझते हैं कि इसका मनोविज्ञान गड़बड़ है। तो इस आधार पर मनोविज्ञान में थिंकिंग का विशेष महत्व है। आप चिंतन कैसा करते हैं? व्यक्ति को अपना थिंकिंग ठीक रखना चाहिए, अपना परसेप्शन ठीक रखना चाहिए, अपना एटीट्यूड ठीक रखना चाहिए, अपनी लर्निंग ठीक रखनी चाहिए और कभी तनाव में नहीं आना चाहिए। यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती।
पहले कहा गया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर, जब आपका स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो व्यक्ति को तनाव नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम झेलने का प्रयास करें, हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। यदि आप तनाव करते हैं तब आप एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन के हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, न्यूरो के पेशेंट हो जाते हैं, और भी तमाम प्रकार की बीमारियां आप में प्रवेश कर जाती। तो कभी तनाव नहीं लेना चाहिए। आजकल जो लोग डायबिटिक के पेशेंट हैं, केवल चीनी खाने से या चाय पीने से नहीं है, तनाव से व्यक्ति आजकल डायबिटिक हो जा रहा है। तो आपको तनाव नहीं लेना चाहिए, आपको एंजाइटी नहीं करना चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जो समय है, बहुत सारे समय गुजर गए, अच्छे और बुरे, जो आया है ये भी गुजर जाए। तो इसके लिए हमको तनाव नहीं लेना चाहिए। तो मनोविज्ञान में हम लोग तनाव पर भी चर्चा को भी पढ़ाते हैं, डिप्रेशन की भी चर्चा करते हैं। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भूमिका है। और छात्र और छात्राओं को नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण में मनोविज्ञान की और मनोवैज्ञानिकों की विशेष भूमिका होती है। और साथ ही साथ हम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, जैसा कि गवर्नमेंट का एक गाइडेंस भी, निर्देशन भी आया है मैक्सिमम विद्यालय में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस ट्रेनिंग से भी महिलाएं अपने सुरक्षित लड़कियां करती हैं, साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से भी अपने को, जैसे आप आपकी नजरिया कैसा है। यदि आप कोई आपकी तरफ परसेप्शन आपको देखता है और आप थोड़ा अपने कड़ी दृष्टि से या भाव भंगिमा से या कुछ संवेगात्मक मुद्रा में उसकी तरफ देखते हैं, तो निश्चित है कि अगले की नजर नीचे हो जाए। तो इस आधार और साथ साथ मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये भी छात्राओं की सुरक्षा के लिए, छात्राओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग का फायदा उठाना चाहिए, ट्रेनिंग में सहभागिता करनी चाहिए। यह आपके लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी आपको अपनाना चाहिए। यदि आप इन विधाओं को अपनाते हैं तो निश्चित है कि आप सशक्त बनेगी और आप सुरक्षित होंगी। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे। विशेष ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो सारे महाविद्यालयों में कराई जा रही है, ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही। तो ऐसी ट्रेनिंग में आपकी सहभागिता, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनकी विधाओं को सीख करके अपने व्यवहार में उसे लागू करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम समस्त छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हमारे विचारों को सुना, और हम जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब कल मुझसे बात किए, जबकि व्यस्तता थी, लेकिन हमने कहा कि ठीक है 11 साढ़े 11 बजे रख लीजिए, कहीं मुझे जाना था, लेकिन भाई उनके आग्रह को हम ठुकरा नहीं सकते। इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि हम अपने विचारों को आप लोगों के सामने व्यक्त किए। हम सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों, एक जरूर आपसे अपील करेंगे कि अपने
माइक को जरूर म्यूट रखें और स्पीकर भी ऊपर अपने माइक को कदापि न रखें, इससे रिकॉर्ड में डिस्टरबेंस होता है। आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार कृतज्ञ है। आपने अति व्यस्त समय में हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन। प्यारे छात्र छात्राओं, हम सबके लिए बड़ा सुखद है और एक सुखद संयोग है कि हमारे आग्रह को स्वीकार कर हमारे ऑनलाइन मंच से डॉक्टर विनीता त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। मैम, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से पूरी गरिमा के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, ये आपका धन्यवाद, आपकी महती कृपा है। और अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया, हमारे विशेष करके छात्राओं की तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज हमारी छात्राओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ जो मनोग्रंथियां हैं, मनो समस्याएं हैं, वे आपसे सीख पाएंगी और अपनी समस्याओं को बड़ी सहजता से सुलझा पाएंगी। मैम, आपका एक बार मैं पुनः पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। मैम, प्लीज अपने वक्तव्य को आरंभ करें। सभी जो भी मीटिंग में जो लोग भी मौजूद हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने सबको नमस्कार भी करती हूँ। और आज मैं अपने विचार रखूंगी कि हम जो भी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, वो अपने आप को किस तरह से किसी से भी कम ना समझे और उन किन मुद्दों पर किन पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दे जिससे कि वो अपने आप को मजबूत बना सके। तो सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले उसे अपने आप को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। यानी कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने आप को कमजोर समझते हैं और फिर हम अपना किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो सबसे विनीता त्रिपाठी जी, आपका वक्तव्य चल रहा था, कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण अवरोध आया था। मैं निवेदन करूंगा अपने माइक को ओपन करके मैम अपने वक्तव्य को पूरा करें। बिल्कुल, धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? यस यस मैम, कंटिन्यू। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, जो भी, हमें अपनी क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हमारी क्या रुचियां हैं, हम किस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो एक शिक्षित होने के बाद, अभी वंदना मैम ने बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत तरह की बातें बताई और हम सब बालिकाओं को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानना सीख जाते हैं, जब हम शिक्षित हो जाते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम समझ जाएं कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। और उसको पहचानने के बाद बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी हर्डल को देखते हुए कोशिश करना है कि हम उस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ें। महिला होने के नाते, बालिका होने के नाते, कुछ लड़कियां जो गांव में रहती हैं, उनके साथ बहुत मुश्किल आती है कि वो लोग अपने जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो आगे कैसे बढ़े। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की सोचती हैं और कर सकती हैं, लेकिन उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अच्छा हो कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर वो कन्विंस ना हो तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि
आप अपने तरफ से जो भी संभव कोशिश हो सके उस कोशिश में जरूर आगे बढ़ें। अपनी कोशिशों को किसी भी कीमत पर डंप ना करें, बंद ना करें, ये सोच करके कि मेरे पेरेंट्स हमको मौका नहीं दे रहे या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ें, मेरे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, परिवार नाराज हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें। क्योंकि आपके अंदर जो कैलिबर है और आप जो कुछ कर सकती हैं, जहां भी आपके अंदर ये हेजिटेशन आया अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर के कि मैं लड़की हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊंगी, मैं वहां कैसे रहूंगी, मेरे परिवार की नाराजगी हो सकती है, इन सब चीजों पर अगर आपने फोकस किया जरा भी, तो आप उन चीजों से निश्चित रूप से चूक जाएंगे जो कि आप कर सकते हैं। तो मेरा आपको एकदम मतलब दृढ़ ये सजेशन रहेगा कि अपनी क्षमताओं को, अपनी रुचियों को पहचानते हुए आगे बढ़ने के लिए किसी भी हर्डल को किस तरीके से पार करना है, इसको समझने और उसको पार करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने उस रोल मॉडल को फॉलो करें या उससे रिलेटेड और भी जो लोग हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप उनकी जीवनी को या उनके बारे में थोड़ा सा और उनकी हिस्ट्री को जानेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देगा और आप अपने आप को ज्यादा दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए कि आप अपनी लिमिटेशन को जरूर पहचानें। लिमिटेशन इन द सेंस कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं जो लड़कियों को बहुत ही दूसरे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उस तरह के लोगों को पहचानने की शक्ति आपके अंदर आना बहुत जरूरी है और उस तरह के लोगों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए ये सीखना भी बहुत जरूरी है जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चाहे आप उनको बातों के थ्रू या अपने गेस्चर के थ्रू, अपने पोस्चर के थ्रू, जिस भी तरीके से आप उस तरह के लोगों को हैंडल कर सकते हैं बेस्ट वे में, वो करना, वो सीखना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ किसी करियर को ऑप्ट कर लेना, इसके साथ ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि जब भी आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, उन जगह से रिलेटेड हो सकता है। उन सारी चीजों का समय समय पर मूल्यांकन, असेसमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उन चीजों का आप असेसमेंट नहीं करेंगे, मूल्यांकन नहीं करते चलेंगे तो बहुत से हर्डल्स आते जाएंगे और अब एक हर्डल को आप क्रॉस करेंगे तब तक दूसरा आ जाएगा। तो ये अगर असेसमेंट आप थोड़ा पहले से करते चलेंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करना आसान होगा, जो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आप उन हर्डल्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं या आपके असेसमेंट में चूक हो जाती है तो उस कंडीशन में कुछ घटना दुर्घटना हो सकती है और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और बहुत तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट का, अपने जो आपके आसपास जो क्लाइमेट है उसका, उन सब चीजों का प्रॉपर असेसमेंट करते चलें। ये तो वो बातें हुई जिनसे कि आप अपनी सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि ये सब चीजें कैसे संभव हैं। ये तभी संभव है जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचानने के साथ अपने आप का रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट दें और अपने आप को पहचानें, जिससे कि जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो हमारे टोटल बॉडी लैंग्वेज में, हमारी बोलचाल में, हमारे बिहेवियर में ऑटोमेटिक वो चीजें आती जाती हैं। तो सामने वाले को अनवांटेडली एक मैसेज जाता है, जिस वजह से वो व्यक्ति अगर कुछ गलत या कुछ हमें अंडर एस्टिमेट करता है तो वो चीजें वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहचानें और उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज में शामिल करें। तीसरी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हम किसी भी फील्ड को ऑप्ट करते हैं या हम किसी फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस, वो फेल्योर हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपको
डिमोरलाइज करेंगे या आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे, या अनवांटेडली ना चाहते हुए भी वो आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर सकता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, अगर असेसमेंट आपका सही है टोटल एनवायरनमेंट के प्रति, अपने आप के प्रति, और जो भी चीजें घटित हो रही हैं उनके प्रति अगर आपका असेसमेंट अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप उन चीजों को उन हर्डल्स को क्रॉस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हुई कि अपनी एफिकेसी को पहचानिए, अपने एस्टीम को बने रहने दीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। किसी भी परिस्थिति में, चाहे भले ही आपका फेल्योर आए, उस फेल्योर से आपको रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या कमी रह गई, क्योंकि फेल्योर वहीं पे होता है जब हमारे प्रयासों में कुछ परसेंट की कमी रह जाती है। तो वो जो परसेंट, 2, 4, 5% की जो कमी रह जाती है, वही फेल्योर का कारण होती है। लेकिन अगर हम उन 5% का प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मुझसे चूक हो गई, कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अगर इन चीजों पर हम विशेष ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमको सफलता आज नहीं तो कल जरूर जरूर मिलेगी। तो मेरा सभी बालिकाओं से और जो महिलाएं हैं उन सभी से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि अपनी लाइफ में इन सारी चीजों को पर ध्यान दीजिए और इस पर फोकस करिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। सफलता निश्चित आपको मिलेगी। एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भीड़ में खोने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी पुरुषों की बराबरी करने की सोचिए। हम बराबरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हम अपने आप के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं, हमको किस काम को करने से खुशी मिलती है, वो काम हमको करना है। क्योंकि जब हम किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे फिर दूसरे टाइप की फीलिंग्स आने शुरू होती हैं। तो दूसरे की लाइन को छोटा करने की बजाय अगर हम अपनी लाइन को बड़ा करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमारी लाइन एक दिन बड़ी होगी और हम एक एक करके, समय बदल रहा है, बहुत हद तक चीजें बदल भी चुकी हैं और सरकार भी कुछ प्रयास कर रही है कि हम आगे बढ़ें। तो एक कदम आप चले और कुछ सरकार के प्रयास से, कुछ समाज के प्रयास से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम बिल्कुल बराबरी में खड़े होंगे और शायद आगे आगे खड़े होंगे। क्योंकि इन्हीं प्रयासों से लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, इस तरह के लोगों का जन्म हुआ है। तो ये लोग कोई बिरले पैदा नहीं हुए, इन लोगों ने इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान दिया और आज ये इस जगह पर खड़े मिले। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल हम भी प्रयास करें और हम भी इन जगहों पर पहुंच सके। तो वो भी हमारे ही जैसे लोग थे और उन्होंने सब सही दिशा में प्रयास किया और आगे पहुंचे। तो हमारा आप सबको ये विशेष अनुरोध रहेगा और एक सलाह रहेगी कि इन चीजों पर विशेष ध्यान दें और एक दिन हमारा जरूर आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नो योरसेल्फ आपका संदेश मैं समझता हूँ जरूर हमारी छात्राओं तक पहुंचा है और मैं इसको बार बार रिपीट करूंगा। नो योरसेल्फ सभी महामंत्रों का एक महामंत्र है। अपने को जानिए, अपने को पहचानिए। पूरे दुनिया भर के महापुरुष यही संदेश देते हैं। हम आपका यह संदेश बड़ी शालीनता और बड़ी विनम्रता से वंदना जी की तरफ ले चलता हूं। मैम, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप अत्यंत व्यस्त हैं, आपके समय शेड्यूल से मैं पूरी तरह से परिचित हूं। इसके बावजूद आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारी छात्राओं, हमारे छात्रों की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आपने अपना टाइम दिया। इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैम, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो कृपया माइक को ओपन करें और अपने विचार साझा करें। मुझे लगता है डॉक्टर मैम से भी मेरा ओके। जी जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम, कंटिन्यू। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू। ओके। संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर।
आपने मुझे मिशन शक्ति के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम में मुझे चयनित किया, मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लखनऊ में पोस्टेड हूँ और चिकित्सिका हूँ। मेरा विषय तो वैसे चिकित्सा है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो हम लोग ओके, एक्चुअली कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है बार बार और ये लंबा चल रहा है। हाँ जी 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 मैम, प्रॉब्लम है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो आज बालिकाओं के मनोवैज्ञानिक संवर्धन हेतु मैं कुछ बातें बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगी। सबसे पहली चीज कि हर बालिका जब किसी घर में जन्म लेती है तो एक माहौल होता है कि घर में लक्ष्मी आई है, बेटी पैदा हुई है, घर में लक्ष्मी आई है, ये तो होता है। साथ में एक और चीज जुड़ जाती है कि ये दूसरे के घर जाएगी, बेटी है और ये तो दूसरे के घर जाने के लिए आई है, पैदा होते ही उसके साथ में जुड़ जाता है। ये इस वजह से बालिकाओं में शुरू से ही एक अलग तरह का मनोवैज्ञानिक जो भाव है वो उत्पन्न होता है कि हम तो दूसरे के घर के समझे जा रहे हैं शुरू से ही। तो मैं उस बात को सबसे पहले लेना चाहूंगी कि हम लड़कियां, महिलाएं, पहली बात तो घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनको इस बात को समझना होगा कि जो लड़की है वो केवल गिफ्ट पैकेज नहीं है। वो पैदा हुई है आपके घर में, तो वो पैदा होते ही आप उसे ये नहीं समझिए कि वो एक गिफ्ट पैकेज है, वो दूसरे के घर एक दिन जाना है उसे, और ये जब तक आपके घर में है ये गिफ्ट पैक है, इसको अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए और उसके बाद दूसरे को दे देना है। क्यों मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि जब आप अपने घर की बेटी को एक गिफ्ट पैकेट की तरह से डील करेंगे तो उसके भी दिमाग में आएगा कि भाई गिफ्ट पैक का क्या है, ऊपर से सजाइए, अच्छी सी पैकिंग होनी चाहिए, अंदर क्या मटेरियल है वो बाद में देखते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमें क्या करना है, हम अगर गिफ्ट पैक की तरह डील करेंगे तो हम अंदर की जो भावना है, अंदर के जो गुण है, उनको विकसित करने की बजाय हम ऊपरी साज सज्जा में ही लगे रह जाते हैं, क्योंकि हम खुद को भी एक गिफ्ट पैक की तरह डील कर रहे हैं और समाज भी, परिवार भी हमें ये डील करवा रहा है पैदा होते ही कि हमें तो दूसरे के घर जाना है। दूसरे के घर जाना है तो केवल पैकेजिंग अच्छी नहीं होनी चाहिए, अंदर सामान भी जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारे घर में कोई सामान हम मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, कहीं से मंगाते हैं, तो हम तो नहीं जाते ना, चाहते हैं कि हम जो सामान ले रहे हैं वो सामान भी टिकाऊ हो, मजबूत हो, गुणवत्ता परक हो। उसी तरह से अगर देंगे और लड़की खुद को गिफ्ट पैकेज की तरह डील करेगी कि मुझे केवल ऊपरी साज सज्जा करनी है और अंदर के गुणों को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उससे समाज का फायदा नहीं होगा, उस लड़की का फायदा नहीं होगा, उस परिवार का फायदा नहीं होगा। हम महिलाओं का ये दायित्व है कि हम ब्यूटी के इस कंसेप्ट को भी बदलें कि सुंदरता क्या है। सुंदरता केवल ऊपर की पैकेजिंग नहीं होती, वो अंदर के आपके गुणों का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप अपने अंदर के गुणों को विकसित करने पर शुरू से ध्यान देंगे तो वो ज्यादा टिकाऊ रहेगा, आप समाज में ज्यादा अच्छी अपनी जगह बना पाएंगी, परिवार में अपनी अच्छी जगह बना पाएंगी
और आप ज्यादा सम्मानित होंगे। ऊपर की चमक दमक पे आप अपने आप को गिफ्ट पैकेज की तरह डील करें, ऊपर की पैकेजिंग पे ध्यान दें, तो उससे क्या होगा, लोग चमक दमक से आकर्षित होंगे। पर आप में वो टिकाऊपन अगर नहीं है, आप में अगर वैल्यू नहीं है, आप में अगर क्वालिटी नहीं है, तो ऐसी चीजें महत्व बना नहीं पाती, महत्व देती है, सम्मान के अधिकारी नहीं होती। तो फैक्ट की तरह डील करना परिवार, समाज और खुद लड़कियां छोड़े। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को ये देखना है, हम महिलाओं को, लड़कियों को शुरू से देखना है हमारी प्रायोरिटीज क्या, हम क्या चाहते हैं लाइफ से, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, ये हमें शुरू से तय करना होगा। अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम वैज्ञानिक बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम ऐसे फील्ड में जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल है, जहाँ आपकी एबिलिटी को तो ही परखा जाएगा, जहाँ पे आप जब काम है तो आपका काम बोलेगा, तो वहां अगर फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो उस फील्ड के लिए आपको बहुत शुरू से तैयार होना है। आपको अपने आप को कि कंपटीशन को, चाहे वो समाज के पुरुषों से हो या समाज के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से हो, किसी से भी हो, आप उस कंपटीशन को बीट कर सके। वो एबिलिटी तभी होगी जब आप शुरू से इस बात को दिमाग में निकालें कि मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे फलाने जगह सॉफ्ट कॉर्नर दूसरा रखेगा और मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी दे दी जाएगी। मुझे आप, अगर ये आपके भले के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को ये कहने से, ये करने से रोक रही हूँ कि जहाँ महिलाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, ये उनका दायित्व है कि अगर महिलाएं खड़ी हैं और जगह बसों में, ट्रेन में कहीं चाहिए तो आप उनको दें, उनका सम्मान करें, आगे बढ़ के दरवाजे खोलते हैं, आगे बढ़ के अगर कुछ करते हैं महिलाओं के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। पर हम महिलाओं को अपने को इस तरह डेवलप करना है कि अगर हम उस सम्मान के लायक एक कंपटीशन के थ्रू बीट करने की क्षमता रख सकते हैं और रखते हैं, तभी हम उस सम्मान को पाते। तो वो सम्मान किसी से जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ ये अपेक्षा कर ले कि हमारे अंदर कोई एबिलिटी हो ना हो, लेकिन हम उसके बावजूद ही अपेक्षा करें कि दूसरा हमें सम्मान दे ही दे, हर हाल में दे। अपेक्षा आप बनना है, उसके लिए आपको अपने काम को विकास करना है, अपने अंदर के गुणों को विकसित करना है, अपनी प्रायोरिटीज को समझना है कि आप अगर जो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तभी आपका सम्मान समाज में होगा। अगर आपको अपने रोल मॉडल्स बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। सभी लड़कियों को सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं यही देना चाहूंगी, आप अपने रोल मॉडल्स चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप रोल मॉडल चुनते हैं वो आपको, आपकी पर्सनालिटी निर्धारित करते हैं अक्सर, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फॉलो करने लगते हैं। आपको बनना है डॉक्टर, इंजीनियर, या आपको बनना है IAS, आप फॉलो कर रहे हैं दीपिका पादुकोण को या चंद्रिला कैफ को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो किसी से कम बुद्धिमान महिलाएं हैं या किसी से कम प्रतिभावान महिलाएं हैं, पर वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र की डिमांड के अनुसार, उस क्षेत्र की डिमांड के अनुसार वो काम कर रही है। वो जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, नाम और शोहरत कमाने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो उसको कर रही है। और आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज अगर IAS की तैयारी करना है, की तैयारी करना है, टीचर बनना है, या
आपको जर्नलिज्म में जाना है, आपका जो आपने फील्ड चुना हुआ है अपने लिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, शुरू से ये सोचिए, बचपन से आप समझिए। अगर आपने तो क्षेत्र की रिक्वायरमेंट में खुद को खरे उतरने लायक बनाना आपका दायित्व है। अगर आप गलत तरह के रोल मॉडल को फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो वो उन रोल मॉडल का कुछ नहीं करता। वो अपने फील्ड में अब जो रिक्वायरमेंट है वो उसको कर रहे हैं। अगर आप विराट कोहली को फॉलो करते हैं लेकिन आप क्रिकेटर नहीं बनना चाहते, तो विराट कोहली की तरह दाढ़ी रखने या बाल बढ़ाने से जैसे लड़के विराट कोहली तो नहीं हो जाते। वो जब उसकी तरह खेलेंगे, उसके स्टाइल को कॉपी करेंगे खेलने में, तब वो विराट कोहली की तरह बन पाएंगे। यही चीज लड़कियों के लिए है कि अगर आप कॉपी करेंगे जिसको आप कॉपी कर रही हैं, जिसको भी आप कॉपी कर रही हैं, अगर आपको उसी फील्ड में जाना है, देन इट इज गुड, वेरी गुड। बट अगर आपको दूसरे फील्ड में जाना है, तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहती हैं, उस फील्ड की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको शुरू से रिक्वायरमेंट को समझिए और उसके अनुसार अपने आप को तैयार कीजिए। ये आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। इससे आप समाज में जब आप काम करेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि लोग मुझे बराबरी से डील नहीं कर रहे या सम्मान नहीं दे रहे। आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कितने बजे उठ रहे हैं और कितने बजे खा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। दिस ओनली इज नॉट द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज बाय अदर्स। डिसिप्लिन वो नहीं है जो दूसरे लोग आप पे लागू करें। डिसिप्लिन वो है जो शुरू में, जब आप एकदम छोटे होते हैं, जब आप में सामाजिकता की समझ नहीं होती, दुनिया नहीं जानते हैं, तब आपके अपने आप को सिखाते हैं, आपके परिवार के लोग आपको सिखाते हैं। पर आप उसको जब अंदर तक उसके अच्छाई में खुद से फॉलो करने लगते हैं, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन। हेलो। हाँ जी जी मैम। हेलो। हाँ मैम, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं। एक्चुअली बार बार कनेक्शन चला जा रहा है, मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, आप लोग को भी डिस्टर्बेंस काफी हो रहा होगा। ऐसे में कंटिन्यू करूँ मैं? कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ कंटिन्यू करें अपनी बात को। या मैम कंप्लीट कर ले। तो मैं ये कह रही थी लड़कियों को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और उन्हें केवल सुंदर होना काफी नहीं है उनके लिए। उनको सुंदर होना जरूरी भी नहीं है, उनको एंग्री होना भी चाहिए, उनको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उनको इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, उनको फनी भी होना चाहिए, एडवेंचरस भी होना चाहिए, क्रेजी भी होना चाहिए, ऑथेंटिक भी होना चाहिए। हर वो चीज जो नेचुरल है, जो नेचुरल ऑनेस्ट है, आप ब्यूटीफुल हो जाता है। आप ब्यूटी के पीछे बिल्कुल मत भागिए। पैकेजिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। योर पैकेजिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बट राहुल यादव जी, स्क्रीन से अपने को हटा ले बेटा, कोई स्क्रीन पर ना आए। एक तो नेटवर्क की समस्या वैसे ही आज बड़ी है, थोड़ा सा वेट करते हैं, और अन्यथा अगले वक्ता के रूप में हम इनवाइट करेंगे। हेलो जी जी मैम। हेलो। हाँ मैम, आप अपनी बात सपोर्ट कर रहा मैम। ओके। तो मैं ये कह रही थी, लड़कियां केवल सुंदर होने पे ध्यान नहीं दें, वो अपने अंदर के गुणों को विकसित करें, और लॉन्ग रन में आपकी जिंदगी में ये आपके गुण काम आएंगे। और आपको डिसिप्लिन होना है, आपको खुद को गिफ्ट पैक की तरह नहीं डील करना है, अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स रखना है, उनको फोन पे फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन रखना है। इसके अलावा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना
और अपने हर डिसीजन के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बजाय खुद को बच्चों, ये हमारी राजधानी के नेटवर्क की समस्या है। हेलो जी मैम, जी मैम, अपनी बात हेलो को कर ले। हाँ मैम अपनी बात को कंक्लूड कर ले मैम। इसके अलावा आगे मैं ये कहूंगी कि हम को लड़कियों को कभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए पीछे भागिए आप। डोंट बेग एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए। डोंट बेग, डोंट बी बेगर, नेवर बी बेगर। आप किसी रिलेशनशिप के पीछे भागेंगे तो वो आपको नहीं दौड़ाएगा। आप किसी रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए। खुद बन के रहिए, स्ट्रांग रहिए। जो लोग अच्छे हैं, जो आपको खुद वास्तव में पसंद करते हैं, वो आएंगे रिलेशनशिप के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने गुणों को विकसित कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, किसी के पीछे भागना छोड़ दीजिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है हम लड़कियों की कि हम इमोट हो जाते हैं। हम सहारा ढूंढने लगते हैं, हम सहारा ढूंढते हैं, और सहारा जब ढूंढते हैं तो जिसका सहारा हम करते हैं वही हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसलिए सहारे ढूंढना बंद करिए, सहारे मत ढूंढिए। डोंट बेग एनी रिलेशनशिप, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस कीजिए। आप जैसी हैं, जो है, अगर आप अपने गुणों को कायम रखते हुए समाज में अपना स्थान बनाने में लगी हुई हैं, तो आप सम्मान के अधिकारी हैं और आपको सम्मान है। और आप चीज को रखते हुए अपने काम में लगे रहिए और खुद को प्यार कीजिए। कोई और आपको प्यार करे नहीं करे, डोंट केयर फॉर दैट। आप अपने को, खुद को पसंद करते हैं, इतना काफी है। और वो तभी आता है जब आप अपने जजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। और जजमेंट कैसे डेवलप होता है? जजमेंट सही डेवलप होता है सही सोच से, सही संस्कार से और एक्सपीरियंस से। जब आप सही बार डिसीजन लेंगे, अपने जिंदगी के निर्णय लेंगे और आप उनको सही पाएंगे, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, वो आपके पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। मैम प्लीज अपनी बात को समाप्त करिए, नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा। डॉक्टर वंदना मैम मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को ओके, मैं बात जल्दी समाप्त करूं? जी मैम नेटवर्क नहीं सपोर्ट कर रहा। जल्दी समाप्त करने के लिए बोल रहे हैं? जी मैम। हेलो, हाँ यस मैम, जल्दी बात को। अच्छा, जल्दी समाप्त करना है। जी ठीक है। और अपनी महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ना है तो आप उनको ये ध्यान रखना है कि वो पुरुषों से compete करने के लिए नहीं है। वो समाज में पुरुष और महिला दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो आप किसी व्यक्ति से compete करने के लिए नहीं है, आप किसी पुरुष से compete करने के लिए नहीं है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें किसी को आपको साबित करने का भी मौका नहीं मिलना चाहिए। आप हमेशा इस तरह से काम करें कि कोई आपको कमतर साबित ना कर सके और आप भी किसी को कमतर ना समझे, इसका ध्यान रखें। अन्य महिलाओं का सहयोग करें, अन्य महिलाओं से जलन नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आप उन्हें सहयोग करें, एक टीम की तरह काम करें और समाज में आगे अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करें। फेमिनिटी जो हम महिलाओं का गुण है, उसको एम्ब्रेस करते हुए, उसको संभालते हुए, अपने नारी सुलभ गुणों को संजोकर हम जो समाज में स्थान बना सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छे स्थान होगा। इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। और एक कंप्लीट समाज वही होता है जिसमें पुरुष और महिला अपनी बराबर भागीदारी करके समाज को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। हम
मिशन शक्ति के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि हम शक्ति हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम समाज को और सुंदर बना सकते हैं, और हम इसमें अपने समाज के सभी पुरुषों से सहयोग ले करके समाज को सुंदर बनाएंगे, ऐसा मेरी आशा है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि मिशन शक्ति के अभियान को इसका जो मूल भावना है उसको समझते हुए इसको सफल बनाने की कोशिश करें। हम सभी को अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत बहुत साधु। डिग्री कॉलेज कादरीपुर सुल्तानपुर द्वारा 17 तारीख से लेकर लगातार आज 22 तारीख हो गया, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन हो रहा है। इसमें हमारी सरकार का जो मंशा है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति का आयोजन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और पूरे प्रदेश के अंदर महाविद्यालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महाविद्यालयों में मार्शल आर्ट के द्वारा अपनी जो छात्राएं हैं उन छात्राओं को सशक्त बनाने की बात की जा रही है। अभी आज के इस कार्यक्रम में हमारे 3 जो हमारे वक्ता रहे हैं, मुख्य वक्ता रहे हैं, जिनमें सबसे पहले जो मुख्य वक्ता रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर आरपी सिंह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे गृह जनपद से हैं, और आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं अपने जनपद के बहुत ही योग्य प्रोफेसर साहब का मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। और डॉक्टर साहब ने आज के अपने व्याख्यान में महिला सुरक्षा और मनोविज्ञान, महिला सुरक्षा में और नारी सशक्तिकरण में मनोविज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हमारे आज के इस कार्यक्रम में 3 वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छे सुझाव लोगों के द्वारा दिए गए, जिससे कि हम हमारी जो महिला शक्ति है वो अपने आप को काफी सुदृढ़ रख सकती है। डॉक्टर आरपी सिंह सर ने सबसे पहले सकारात्मक सोच की बात कही, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो पहली बात तो जो महाविद्यालयों के अंदर जो हमारे एडोलसेंस आते हैं, जो किशोर आते हैं, उनकी जो सोच होती है, जो समझ होती है, वो उतनी मैच्योर नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे एडोलसेंस हैं, किशोरावस्था में हैं। किशोरावस्था में उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और उनके अंदर अपार ऊर्जा का संचार होता है इस अवस्था में। और लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो एडोलसेंस हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं, उनके अंदर इतनी अपार ऊर्जा होती है, विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए उनके अंदर अपार ऊर्जा होती है, बड़े उनके हसीन सपने होते हैं। लेकिन साथ साथ पहली बात तो उन्हें अपने उस ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है, सही रास्ते पे उसको लगाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम शिक्षकों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने छात्र छात्राओं को, महिलाओं छात्र छात्राओं को हम समझें, उनको जो है उनके मनोविज्ञान को समझें, उनके भावनाओं को समझें, वो क्या करना चाहते हैं, हम उनसे बातचीत करें, इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ बढ़ाएं, और ऐसे बच्चों के साथ घुलें मिलें, उनके बातों को जानें। प्रतिभा कभी काम की मोहताज नहीं होती है। ये ऐसा समय होता है बच्चों का जब उन्हें
अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने का यहीं से प्रारंभ होता है। वे बच्चे जो है सकारात्मक सोच को वो रखें। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज के हमारे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, सकारात्मक सोच की बात आरपी सर ने कहा कि हमें जो भी कुछ सोचना चाहिए सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के द्वारा ही व्यवहार और समाज जो है हमारा अच्छा होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। और साथ साथ सर ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही, उन्होंने फोटो परसेप्शन की बात किया कि हम समाज में आज क्या है, मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूं, समाज में फोटो परसेप्शन बहुत जरूरी है। हम किससे मिलते हैं, कौन हमसे बात करता है, कौन हमसे संपर्क बढ़ा रहा है, वास्तव में वो है क्या। हम सेल्फ असेसमेंट को भी करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हम क्या हैं। और फोटो परसेप्शन बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेजों में तमाम बच्चे एडोलसेंस आते हैं और उन्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं होता है, और वो इसी में क्या है, फोटो परसेप्शन का उन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो अपने आप को समझ नहीं पाते, समाज के चारों तरफ के जो लोग हैं उन्हें नहीं समझ पाते हैं और गलत का शिकार वो हो जाते हैं, और बाद में उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही कष्टमय होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी वक्ता लोग रहे हैं, विशेष रूप से मैं किसी को भी नहीं कहूंगा, हमारे लिए सभी आज के जो वक्ता हैं सभी लोग विशेष हैं। और मैं डॉक्टर आरपी सिंह साहब का भी मैं महाविद्यालय की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और पूरे महाविद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं इसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर ने इतना सुंदर सुंदर बातें अपने इस विचारों में, जो भी आपका उद्बोधन रहा वो हम लोगों के लिए और साथ ही साथ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो नए एडोलसेंस हैं, जिन्हें हम इस सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना जानकारी के ये बच्चे अपने अपार ऊर्जा को लिए हुए जिस दिशा में उनको अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए उस दिशा में अपनी ऊर्जा को न लगाकर गलत दिशा में ऊर्जा को लगाते हैं और जीवन में वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो सम नॉट इम्पॉसिबल, कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं है अगर आप सकारात्मक सोच रख रहे हैं। अपना आत्मविश्वास, सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। हम सम नॉट इम्पॉसिबल, कोई चीज ऐसा नहीं है जो हमारे लिए असंभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहली बात, हमें सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और आत्मविश्वास से एकदम लवरेज होना चाहिए। हमारी छात्राओं को बिल्कुल जो है वो ये कभी ना अपने को कमजोर महसूस करें, वो आत्मविश्वास के साथ चलें। वो गांव में हैं, देखिए अगर इनके हमारे द्वारा अगर किसी को लिफ्ट नहीं दिया जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके खिलाफ जो है टिप्पणी कर सके, आप पर उंगली उठा सके। ये अवसर देने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने को मजबूत बनाएं, तो दृढ़ बनाएं और मंजिल को अपने, पहली बात तो हम अपने उद्देश्य को भी ध्यान में रखें, क्योंकि बिना उद्देश्य का व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। आप अपने जीवन में पहले, आप तो मैडम ने अभी रोल मॉडल की बात कही कि आप रोल मॉडल को, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप रोल मॉडल बनाइए। और आदरणीय सर, मेरे को नेटवर्क की समस्या है, इसलिए कृपया संक्षेप में करें सर। बस मैं कर रहा हूं। तो मैं डॉक्टर आरपी सिंह सर का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर वंदना सिंह जी जो महिला चिकित्सक हैं, मेडिसिन की डॉक्टर हैं, आप लखनऊ से जुड़ी और हमारे छात्र छात्राओं को जो भी उन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद की इसी कड़ी में क्लिनिकल मनोचिकित्सक के रूप में पटना बिहार से जुड़ी हुई डॉक्टर विनीता त्रिपाठी जी हमारे बीच में थी, जिन्होंने बहुत अच्छे टिप्स जो है हमारे छात्र छात्राओं के लिए दिया। और मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर सतीश जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने आज के हमारे जो अतिथि वक्ता हैं उनके धन्यवाद के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं डॉक्टर सतीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। मैं अपनी तरफ से, जो छात्र छात्रा जुड़े हैं उन सबकी तरफ से
डॉक्टर एसबी सिंह साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान, आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और ये औपचारिक कोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने आदरणीय प्राचार्य जी का, जो हम सबके साथ लगातार जुड़े रहे, अपने आदरणीय प्रॉक्टर साहब का और अपने आदरणीय सीनियर प्राध्यापक डॉक्टर इंदुशेखर उपाध्याय जी का। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज का कार्यक्रम इस तरह से इतिश्री होता है। आज कुछ तकनीकी समस्या थी और आज भी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मैं नेटवर्क की वजह से प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु कल से नेटवर्क की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। कल से मैं वाईफाई जोन में रहूंगा। 2 दिन के अवकाश पर है विद्यालय, तो 2 दिन घर से ही हैंडल करना होगा। कल एक बड़ा मंच होगा। विशेष करके छात्राओं से मैं अपील करता हूं कि आपको कौन सी विधिक सलाह चाहिए, आप समाज में कैसे व्यवहार करेंगे, समाज आपके साथ क्या करता है, इस संदर्भ में आपको कोई कानूनी परामर्श की आवश्यकता है, कोई क्वेश्चंस की है तो उसे नोट डाउन, उसे लिख ले। कल हम सबके बीच रहेंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्वेता चौधरी जी, और मैं कोशिश करूंगा एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट गाजीपुर से भी आ सकते हैं, उनसे भी प्रयास करूंगा वो भी आए और आप अपनी बातों को उनसे स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे। टाइम की सूचना आपको ऑनलाइन मंच से दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।